आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा एक बार फिर आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हेलो डॉक्टर में हम आपको फिर से बताएंगे आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, ये जो हमारा जिस्म है ना, इसका पूरा ताल्लुक़ हमारे दिमाग से है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स और हमारी न्यूरॉन्स, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और हमारा जो दिमाग है, हमारा जो जिस्म है, हमारा दिमाग के सारे हुक्म मानता है। तो इसलिए हमारे दिमाग का तंदुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। कोरोना वायरस में जहां एक तरफ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा दिल, हमारे फेफड़े इन सभी से मुतासिर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका असर हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे भी पड़ रहा है, जैसे कि हमारे जहनी तनाव, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, थकावट महसूस करना, जायके का चला जाना और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो नाज़रीन, यदि आप या आपका अपना कोई इसी तरह की किसी भी परेशानी से जूझ रहा हो तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और जल्द ही अपने न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लें। और अगर आज हमारा ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हमारे माहिरीन से लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर ये स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, कुदरत ने इंसानी दिमाग को इस कदर कुव्वत बख्शी है कि हमने इसकी बदौलत ही अपनी आसाइश का सारा सामान तैयार कर लिया है और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ये जो मुसलसल तरक्की हो रही है, ये भी इंसानी जहन की ही देन है। लेकिन जब कभी जिंदगी की जद्दोजहद और किसी बीमारी का बोझ जहन और दिमाग पर पड़ता है तो उसे भी मदद और इलाज की जरूरत महसूस होती है। कुछ ऐसा ही कोरोना वायरस के सबब हुआ। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने के बाद लाखों अफराद इस आलमी वबा से मुतासिर हुए, जिसकी वजह से मुआशी और माशरती बहरान पैदा हुए। इस वबा ने आलमी मईशत पर भी अपना असर छोड़ा। बेशुमार अफराद के कारोबार ठप हो गए, रोजगार खत्म हो गए, गुजर बसर का कोई जरिया ही ना रहा। जाहिर है कि इस सब का असर इंसानी दिमाग और जहन पर बड़ा गहरा होता है और इंसान इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। दरअसल इस कोरोना वायरस ने इंसानों पर दोहरा वार किया। एक तो हम जिस्मानी तौर पर इसकी जद में आए और दूसरा इसके सबब नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हुए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस के मुताबिक सेहत आम्मा और फलाह बहबूद के लिए अच्छी जहनी सेहत जरूरी है। काबिल गौर है कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में जहनी सेहत की खदमात को उस वक्त मुतासिर किया है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोरोना से मुकम्मल तौर पर ठीक होने के बाद कुछ लोगों को माहिर नफ्सियात की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि वो एक तरह की बेचैनी, अफसुर्दगी, जहनी तनाव, डिप्रेशन, नींद न आना वगैरह महसूस कर रहे थे। कोरोना के बाद के असरात में ये एक नया रुझान सामने आया जिसका खदशा भी जाहिर किया जा रहा था। यहाँ ये काबिल जिक्र है कि हमारे माशरे में नफ्सियाती या जहनी परेशानियों के बारे में खुले तौर पर बात करना बेहतर नहीं समझा जाता, यानी लोग इस सूरत हाल को छुपाते हैं, जबकि कोई भी मर्ज बात करने या बताने से ही ठीक हो सकता है। इस सिलसिले में एक निहायत अहम बात यह है कि हमें किस वक्त एक माहिर नफ्सियात की मदद की जरूरत है, ये तय करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसे मरीजों में ज्यादा पाया गया जिनकी कोरोना की वजह से हालत तशवीशनाक हो गई थी, या जो लोग पहले से ही आसाबी मसाइल से दोचार थे, उनके नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला होने का ज्यादा खदशा था। इस सिलसिले में मजमूई हालात का भी गहरा असर होता है, क्योंकि इंसान अपने अतराफ होने वाले वाकयात का असर कबूल करता है। बहरहाल कोरोना वायरस से बचाव में टीकाकारी का एक अहम रोल है और इसके साथ साथ कोरोना से मुताल्लिक तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना भी जरूरी है। इसके अलावा अपनी सोच को मुस्बत रखें, खुश रहें, जिंदगी का लुत्फ उठाएं, जरूरत से ज्यादा बिल्कुल ना सोचें और कोई भी परेशानी होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करें। सेहतमंद रहें और महफूज रहें। हेलो डॉक्टर की आज की पेशकश में हम आपको बताएंगे कि
क्या क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, इसके क्या वजूहात हैं और कैसे इन सभी से बचकर हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। और इन सभी मौजूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन कुशवाहा। आप हैं प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस, दिल्ली से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विठल हुदार। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, दिल्ली से। आप दोनों का इस्तकबाल है। तो सबसे पहले डॉक्टर सुमन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं आजकल जब से ये कोविड की तीसरी लहर का भी हमने सामना कर रहे हैं, तो इरिटेशन लेवल, चिड़चिड़ापन होना या और भी बहुत सारी नींद ना आना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो क्या क्या न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आए हैं, आपने किस तरह के इफ़ेक्ट्स हम अपने मरीज़ों में आप देख रही हैं? देखिए, जैसा कि हम पिछले 2 सालों से कोरोना के इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो सामान्यतः हमें जब कोरोना शुरू हुआ तो सबको ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और हमारे सिर्फ लंग्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर ओवर द टाइम जैसे हम इस कोरोना पैंडेमिक में इवॉल्व हुए तो हमें बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पता चली, जिसमें सबसे पहला जो सिम्टम हमने ऑब्जर्व किया वो था एनोस्मिया, या जिसको कहते हैं कि मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही। बिल्कुल। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम था, विच इज़ अ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। ये एक न्यूरोलॉजी का सिम्टम है कि मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही है या मैं कोई भी खुशबू महसूस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों में जब से कोरोना शुरू हुआ है ये कॉमन सिम्टम था जो पाया गया था। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ हमें कोरोना से एसोसिएटेड पाई गई या एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोरोना पाई गई। उसमें जो सबसे मेजर एक चीज़ जो देखी गई हमारे हॉस्पिटल्स में या इन अदर हॉस्पिटल्स आल्सो, कि जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। राइट। तो ब्रेन स्ट्रोक भी एक तरह का कोरोना का कॉम्प्लिकेशन था या कोरोना का प्रेजेंटेशन था। ओके। ब्रेन स्ट्रोक मैं आपको समझाना चाहूँगी कि ब्रेन स्ट्रोक का मतलब होता है मेरा अकस्मात एक तरफ हाथ या पैर चलना बंद हो गया हो, या मुझे दिखना बंद हो गया हो, या मुझे बहुत सीवियर हेडेक हुआ हो, या मेरी आवाज़ चली गई हो। तो ये स्ट्रोक के या ब्रेन अटैक के सिम्टम्स होते हैं जिसका एसोसिएशन कोरोना की महामारी के साथ या कोरोना के वायरस के साथ किया गया। हम और भी परेशानियों को लेकर आपके पास आएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि आपके आयुर्वेदा के नज़रिए से क्या मेजरली आप क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं न्यूरोलॉजिकल? इस कोविड इन्फेक्शियस कंडीशन में जो मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आयुर्वेद में क्या किस नज़रिए से इसको देखते हैं हम थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो वायरसेस इन्फेक्शंस जो हैं इसको जनपदोध्वंस नाम से उसमें बोला गया है। जनपद बोले तो इट्स अ मास में जो इन्फेक्शंस फैलते हैं इसको जनपदोध्वंस नाम से माना गया है। तो ये क्यों होता है, क्या किस लिए होता है, ये डिस्कशंस उसमें हुए हैं। तो ऐसे ही माना जाता है उस टाइम से भी, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना चीज़ें ऐसे भी होते थे, हज़ारों वर्ष पहले भी ऐसे होते थे। तो अगर ऊपर वाले के जो इसके विरुद्ध में, प्रकृति के विरुद्ध में हम कोई काम दोहराते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, तो ये बीमारियां बार बार दोहराते रहते हैं अगर बीच बीच तो में। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हम एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, आपका नाम? मेरा नाम अनुराग है जी। अनुराग जी, आपकी उम्र क्या है? कोरोना होने के बाद मेरी याददाश्त काफी कमजोर हो गई है। ओके। कोई भी चीज बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। ओके। काफी डिप्रेशन में भी चला गया था। ओके। अभी याददाश्त को लेकर हम बहुत ही प्रॉब्लम झेल रहा हूँ, कोई समाधान बताइए इसका। अनुराग जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र हुई है 37 ईयर्स। ओके। और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से। ये जानना चाहते हैं वही ब्रेन फॉग का जो बहुत ज़्यादा इस टाइम हम देख रहे हैं प्रॉब्लम। अनुराग, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोरोना से जो ग्रसित मरीज़ हैं हमारे, जिनको कोरोना हुआ है, उसमें ये याददाश्त टेम्परेरीली कम हो जाना या बिल्कुल याद नहीं आना या कन्फ्यूजनल स्टेट में रहना, ये कॉमन है। तो अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर कोरोना हुआ है, आपको ऑक्सीजन पे रखा गया है या आपके लंग्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसमें ये पोस्ट कोरोना या कोरोना के समय भी एक ब्रेन फॉगिंग की जिसको कहते हैं, या थोड़ी बहुत याददाश्त कम हो जाना
या फिर मुझे कोई चीज़ बार बार याद करने के बाद भी याद नहीं आना और कन्फ्यूजन स्टेट में रहना, थका थका सा रहना या डिप्रेशन में चले जाना, ये एक कॉमन पोस्ट कोरोना सिम्टम है। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे कोरोना के बाद टाइम बीतता जाएगा ये आपका धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। और अगर ये आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा है, आपको परसिस्टेंट 6-8 महीने के बाद भी इस तरह का लग रहा है कि नहीं मेरी याददाश्त ठीक नहीं हो रही है या मुझे भूलने में या कोई अपना डेली काम करने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप कृपया किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। हम उसको आगे आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे। तो अनुराग जी, जैसे कि डॉक्टर सुमन ने आपको बताया, अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, 6 से 8 महीने हो चुके हैं, तो ज़रूर आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को इसकी सलाह लें और उनके कहे के मुताबिक आप आगे एक्शन करें। सो थैंक यू सो मच मैम। तो डॉक्टर, हम आपसे बात कर रहे थे इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जैसे मैम ने बताया कि सबसे पहला अर्ली सिम्टम जो रहता है वो रहता है टेस्ट और स्मेल का चले जाना। तो इसमें आयुर्वेदा को लेके क्या कोई ट्रीटमेंट या उसमें जो एनोज़मिया जैसे बोल रहे थे, उसको हम यूजुअली जो भी ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं आयुर्वेद में उसको वात व्याधि नाम से हम जानते हैं। वात की बढ़ने की वजह से ऐसे होता है करके हम समझते हैं उसको। तो उसके हिसाब से जो एनोज़मिया होता है उसमें एक नस्य करके एक पंचकर्मा हम करते हैं। उसमें मेडिकेटेड ऑयल दोनों नाकों में थोड़े दिन के लिए यूज़ करना होता है। इससे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हमने देखा है क्लिनिकली इस एनोज़मिया में। टेस्ट में तो अलग से मेडिकेशंस होते हैं जो उसका काढ़ा वगैरह कषाय बनाते हैं, उसको मुंह में गर्गलिंग के लिए देते हैं। तो सर आपने जो ये तेल वाली बात बताई जो नोज में डालने वाली, तो ये जब हम कोविड पॉजिटिव हैं उस टाइम पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम ओके, तो आगे आप कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं वही जो बता रहा था, आयुर्वेद में इसको समझने से कि कैसे है कि उसको ट्रीटमेंट के लिए भी, क्योंकि एक अलग सा फैक्टर भी होता है, जो बीमारी है उसी को ट्रीट करने से उसका जड़ क्या है, किस लिए आया है, इसलिए वो बताते हैं कि ये कर्म फल से होता है। ऐसे बोलते हैं कि किसी ने कुछ ऐसे किया नहीं फिर भी सबको हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? फिर मुझे अगर किसी से संक्रमण हो रहा है तो मुझे हो जाना चाहिए, लेकिन सब में मास में ऐसे हो रहा है। तो संक्रामक व्याधियाँ करके भी बोले हैं, तो उसमें एक इम्यूनिटी का एक फैक्टर उन्होंने इम्यूनिटी के ऊपर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी, आपका इस्तकबाल है। आपका नाम जान सकती हूँ? शिवराज नाम है, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी शिवराज जी, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र है 25 साल। 25 साल जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे दोनों पैर नहीं चलते हैं और हाथ भी नहीं चलते हैं। हाथ तो मेरे थोड़े बहुत काम करने लगे, पैर नहीं करते हैं, मैं चल नहीं पाता हूँ। तो किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हुई थी आपको पहले? पहले मेरे को किसी ने केमिकल दे दिया था खाना में मिला के, तो केमिकल देने के बाद मैं 1 महीना तक हॉस्पिटल में रहा। मैं बोला नहीं था, मेरे गले में नली गली थी। ओके। तो इसके बाद मैं घर पे आ गया, तो मैं धीरे धीरे चल तो नहीं पाता था, किसी की सहारे से चलता था, फिर ऑटोमेटिक मेरे पैर बंद हुए और हाथ भी बंद हुए। ओके, इनका कहना है कि किसी ने कुछ केमिकल मिला के खाने में दे दिए तो अब इनके पैर बिल्कुल काम नहीं करते और हाथ थोड़े बहुत काम करते हैं। देखिए, इसके लिए आप जिस तरह से हमें ये बता रहे हैं आपकी परेशानी, आपके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया और आपके हाथ भी थोड़े बहुत काम कर रहे हैं अभी, और आप इसको रिलेट कर रहे हैं कि आपको किसी ने कुछ खाने के लिए दे दिया है। देखिए, पॉसिबिलिटी उसकी भी हो सकती है, पर हम अभी इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते कि किसी ने आपको कुछ खाने के लिए दिया है इसलिए ये हुआ है। पर हाँ, ये आपके जो पैर दोनों नहीं चल रहे, इसके लिए हमें आपको आगे इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा। आपको किसी भी आसपास के जो हॉस्पिटल हैं या मेडिकल कॉलेज अगर आपके एरिया में, तो आप वहाँ जाइए। आपके कुछ टेस्ट होंगे जिसमें MRI होगा आपके स्पाइन का, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपके दोनों पैरों में जान क्यों नहीं है, आपके दोनों पैर क्यों नहीं चल पा रहे। और हो सकता है अगर ये ट्रीटेबल हो तो हम आपकी मदद कर पाएँ और आप फिर से चलने लगें। तो आप इसमें देर ना करें, कृपया आप आसपास के अस्पताल में जाएं और अपना इलाज कराएं। जी बिल्कुल। तो जैसे मैम ने आपको बताया कि आप जल्द से जल्द अपना इलाज इसका शुरू कराएं और हो सकता है क्योरेबल भी हो सकता है। तो डॉक्टर सुमन, अब जैसे नाक के अंदर सबसे पहले इन्फेक्शन ट्रैवल करता है, उसके बाद सीधा दिमाग में ट्रैवल करता है, तो हमने देखा है कि ब्लड में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि अभी आपने डिसऑर्डर ब्रेन में बताया, तो वो ब्रेन में ब्लड जो जाता है उसमें भी क्लॉटिंग्स हो जाती हैं। तो उससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, आपने जैसे कहा कि जो हमारा कोरोना वायरस है वो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को अफेक्ट करता है। बिल्कुल। और उस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो उसमें हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं या हमारा जो हिमेटोलॉजिकल सिस्टम है हम जिसको कहते हैं, जिसमें हमारी ब्लड में क्या क्या कितनी मात्रा में होना चाहिए,
तो वो चीज़ें अगर कम या ज़्यादा हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे कुछ ऐसे कोआगुलेंट्स आ जाते हैं जो हमारे ब्लड के थिकनेस को बढ़ा देते हैं। ओके। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है कोरोना के इन्फेक्शन के कारण। तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होने के कारण हमारी जो ब्लड की विस्कोसिटी है या ब्लड की जो थिननेस है या ब्लड हमारा जितना पतला होना चाहिए उतना पतला नहीं होता है, तो वो ब्लड हमारे जो होता है वो ब्रेन की आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और फिर हमें स्ट्रोक होता है। ओके। एक तो ये हो गया इफेक्ट, ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल्स के कारण होता है। दूसरा ये होता है कि ये वायरस जो है वो हमारे ब्रेन को इफेक्ट डायरेक्टली करता है, जिससे पेशेंट को इनकेफेलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। इट इज़ ए काइंड ऑफ इन्फेक्शन, जैसे ब्रेन में और इन्फेक्शंस होते हैं वैसे ही कोरोना भी हमारे ब्रेन को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, आपका कहने का मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, कोरोना इन्फेक्शन जिसको हम इनकेफेलाइटिस ड्यू टू कोरोना कहते हैं। तो ये 2-3 मैकेनिज्म्स हैं जिसके कारण ब्रेन या तो डायरेक्टली इफेक्ट करे या ब्लड वेसल्स के थ्रू स्ट्रोक करे। ओके। तो इट इज़ नॉट ओनली, मतलब मैं बार बार आपको फिर से बताना चाहूँगी कि कोरोना वायरस इज़ नॉट अ सिंपल वायरस, इट इज़ अफेक्टिंग अदर हमारे दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं या दूसरे जो सिस्टम्स हैं, राइट, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, सभी को इन्वॉल्व कर रहा है। ओके। इसके ऊपर हम आगे और बातचीत करेंगे, इससे पहले एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो 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 जी, आपका नाम? जी मैं सईद बोल रहा हूँ। जी सईद जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। आपकी उम्र क्या है सईद जी? एक्चुअली मैं अपने अंकल के लिए पूछना चाहता हूँ, वो 60 इयर्स के हैं। ओके। और वो यूं तो काफी फिट थे, लेकिन पिछले महीने उन्हें एक चक्कर आए काफी। तो जब हमने कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा ये वर्टिगो है। तो थोड़ा बताइए, क्या वर्टिगो न्यूरोलॉजी में ही आता है और इसके लिए क्या एहतियात बरतें, क्या दवा लें? वर्टिगो न्यूरोलॉजी में ही आता है। आपके जो अंकल हैं वो 60 साल के हैं जी। 60 साल में अगर उनको वर्टाइगो शुरू हो रहा है, जिसको हम कहते हैं चक्कर आना, तो चक्कर आने के ओल्ड एज में बहुत स्पेसिफिक कारण होते हैं। मतलब अगर उन्हें चक्कर आ रहा है तो 2-3 जो मुद्दे हैं वो हमें देखने हैं। क्या उनके कान ठीक है? अगर उनके कान ठीक है, कान में आवाज़ ठीक आ रही है, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आ रही है और उनको चलने फिरने में तकलीफ नहीं हो रही। चलने फिरने में तकलीफ का मेरा मतलब है कि वो बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं। तो एक तो चक्कर जो होते हैं वो कान की बीमारियों से भी होते हैं, तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं ओल्ड एज में और उनके कान ठीक नहीं है, तो कृपया पहले जाके ENT के डॉक्टर से मिलें। ओके। और अगर वहाँ से आपको मिल जाता है कि नहीं आपके कान ठीक हैं, तो फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट के पास आएँ। न्यूरोलॉजी में वर्टाइगो या फिर चक्कर आने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो उनको एक एक करके हम फिर इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं। और जो चक्कर आना है उसका एक मेन कारण ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है और आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, तभी भी 60 साल की उम्र में चक्कर आपको आ सकते हैं। और ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चक्कर आने को आप हमेशा थोड़ा सा सीरियसली लें। 60 साल में अगर चक्कर आ रहे हैं तो डॉक्टर से, फिजिशियन से मिलें ज़रूर और उसके बाद आप आगे अपना इलाज कराएं। तो सही जी, जैसे कि मैम ने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप अपने अंकल को ENT डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं और उसके बाद अगर वहाँ सब चीज़ें ठीक है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास उन्हें लेके जा सकते हैं। तो डॉक्टर विट्ठल, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि ब्लड प्रेशर हाई होना, हाइपरटेंशन होना, तो क्या इसकी वजह से भी हमें न्यूरो की कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है? हाइपरटेंशन रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हाइपरटेंशिव एन्सेफेलोपैथीज, अलग अलग सिस्टम पे भी वो अफेक्ट करता है। तो हाइपरटेंशन का बेसिक कॉज क्या है उसको देखना है, तो उसी से भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं उसमें। तो ये उसका ये भी एक रीज़न हो सकता है उसमें, न्यूरो में? हाँ, हो सकता है कि उसके रीज़न से अलग से हो सकता है। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाना या ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाना, ब्रेन डिसऑर्डर हो जाना, तो ये हम कैसे पहचानें कि ये सब दिक्कत हमें हो रही है? इसके लिए बेसिकली आपको अपने सिम्टम्स पहचानना आना चाहिए कि मेरा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है या मुझे ये ब्रेन की वजह से हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि मुझे क्यों हो रहा है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, जैसे अभी हमारे व्यूअर ने पूछा चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आना भी एक ब्रेन का सिम्टम है। ओके। एकदम से अगर आपका हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा, ये भी एक ब्रेन का सिम्टम है। एकदम से अगर आपको देखना बंद हो जाएगा आंखों में, तो ये भी एक ब्रेन का सिम्टम है। ओके। एकदम से आपके चारों हाथ पैर बंद हो जाएंगे, ये भी एक ब्रेन का सिम्टम है। और एकदम से अगर आपको भूलना, आप
चीज़ें डे टू डे की याद नहीं कर पा रहे हैं, या जो काम पहले मैं बहुत अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ आज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी कम हो गई है, या मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर यह है कि मैं बस दिन भर लेटा रहता हूँ, बहुत ज़्यादा फैटिगेबिलिटी हो रही है, या मैं नीचे बैठा हुआ हूँ और बैठ के उठ नहीं पा मैम रहा एक हूँ। मिनट, वो जो कॉलर थे वो फिर से बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं जी कहना चाह रहा था कि मेरी MRI करा रहा थी मैंने, तो नसों की कमजोरी बताई, दिमाग की नसें कमजोर है। अच्छा, वो जिनके पैरों में दिक्कत थी, अच्छा। दिमाग की नसें कमजोर। अच्छा, दिमाग की नसें कमज़ोर हैं, अगर आपको ये MRI में आ गया है बताना, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा जिसके कारण आपके दोनों पैर चलने बंद हो गए हैं। अब हमें उसमें आपके डॉक्टर को MRI देख के ये बताना पड़ेगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, दिमाग की नसों में क्या प्रॉब्लम है। वो आपके डॉक्टर ही आपको, अगर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको बता पाएंगे। ओके, ठीक है। तो आपने क्या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को आपने कंसल्ट किया है क्या? आई थिंक MRI करवा रहा थी मैंने, MRI करवाई थी तो उसमें ये बताया दिमाग की नसें कमजोर हो गई हैं आपकी। ओके, दिमाग की नसों का कमजोर तो होना। दिमाग की नसें अगर कमज़ोर हो रही हैं तो आप जिन भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनके पास जाइए, वो आपको इसका इलाज बताएंगे, इसको कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है। बहुत सारे हमारे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के कुछ एक्सरसाइजेज होती है जिससे आपके पैर जो चलने बंद हो गए हैं वो फिर से चलना शुरू कर सकते हैं। सो आप एक बार ये फिजियोथेरेपी की तरफ भी कंसल्ट करके देखिए, हो सकता है कि उससे भी आपको किसी तरह की आपकी दिक्कत में आपको राहत मिले। तो डॉक्टर सुमन, अभी हम बात कर रहे थे इसके जो भी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो आपने बताया, और कोविड में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें क्या क्या सेम सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं? देखिए, न्यूरोलॉजी अगर हम बात करें या ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के सिम्टम्स भले ही वो कोविड से हो या किसी और चीज़ से हो, Same तो वो रहेंगे। सेम सिम्टम्स Same रहेंगे। तो symptoms आपको ये है कि आपको इन सिम्टम्स को पहचानना है और तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास जाना तो है। किस तरह के टेस्ट जो होते हैं वो हमें करवाने चाहिए इसके जैसे लिए? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो सिम्टम्स बताए, तो आप उन सिम्टम्स को पहचानिए और उन सिम्टम्स को लेके अगर आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाते हैं तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ टेस्ट है। जैसे MRI हो गया, ये नर्व्स के टेस्ट हो गया जिसको हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कहते हैं, ये EEG हो गया जिससे हम पेशेंट को अगर सीजर्स हो रहे हैं या दौरा पड़ रहा है तो उसका डायग्नोज कर सकते हैं। तो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री, जो आपके सिम्टम्स हैं, उसके साथ हम एक सेट ऑफ टेस्ट करते हैं जिससे हम आपका न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं। ओके। तो और इसमें मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि आप देर ना करें, अगर आपको कुछ भी इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम आपको जल्दी इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर सुमन ने कहा कि अगर इस तरह की ब्रेन के कोई भी अगर आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं अर्ली स्टेज पे, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लीजिए। एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम मंजूर हुसैन। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। राजस्थान से। आपकी क्या उम्र है? 73 ईयर। 73। सर, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ? सर, एक तो आप टीवी की थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि मैं आपको सुन पाऊँ। जी, अब अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा आपको नोट कराऊं सवाल? हाँ जी। मैं आर्थराइटिस है मेरे 12 साल से। तो मैंने उसको इलाज कराया एलोपैथी का। अच्छा। तो ग्लूकोसामिन साल्ट है, इंटरनेशनल साल्ट है, UK, US है, जर्मनी सब जगह चलता है, उससे मैंने इसको काबू किया। ओके। फिर मैंने होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी सब लिया, तो अब मेरा आर्थराइटिस तो कंट्रोल है घुटनों का। अर्थराइटिस? अभी अर्थराइटिस आप क्या कह रहे हैं? आर्थराइटिस तो मेरा कंट्रोल है। मेरा अच्छा। 95 kg वेट है मेरे में। ओके। 6 फीट हाइट है, 6 फीट हाइट है। और लेकिन अब मेरे जो जांघ के मांसपेशियां है ना, मोटे वाली सामने वाली, जी। तो जांघें मोटी है, 95 kg वेट है, तो इनमें जकड़न रहती है, पैरों से चला कम जाता है, दर्द नहीं होता है। ओके। वो कह रहे जांघ की जो मांस, जैसे सारा जिस्म है ना जकड़ा रहता है, जकड़न है, और ये मांसपेशियां ना ठीक है, जांघ वाली ये stiffness। कड़ी हार्ड हो रही है। ओके ओके। इनका कहना है कि जो थाइस की जो मसल मैं है। आपका सवाल समझ गई हूँ। जैसे कि आपने बताया आपको आर्थराइटिस है, जो जोड़ों की बीमारी होती है, वो काफ़ी सालों से है, 10-12 सालों से है आपको। तो जब भी हमें जोड़ों की बीमारी होती है तो हमारे जो जोड़ होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, मतलब वो स्टिफनेस हो जाती है, उसमें अकड़ाहट आ जाती है। तो अगर आपके जोड़ों में अकड़ाहट आ गई है तो साइमल्टेनियसली या उसके साथ आपके जो मसल्स हैं, जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं
कि मेरे पैरों के मसल में स्टिफनेस आ गई है, तो ये उसी का कारण है। आर्थराइटिस का ये एक सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन है, या आर्थराइटिस के कारण आपकी जो मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो रही हैं। तो एक तो आपको आर्थराइटिस का अगर आप कह रहे हैं कि आपका ट्रीटमेंट हो चुका है और आपको इम्प्रूवमेंट भी है, तो आप थोड़ी सी फिजियोथेरेपी कराएं और अपने किसी फिजिशियन से मिलें जो आपकी मसल की स्टिफनेस, जो आप बता रहे हैं कि मसल्स में अकड़ाहट हो रही है, उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपको आर्थराइटिस इतने सालों से है, तो वो उसके कारण ही आपकी मसल्स में भी जो आप पैरों की बता रहे हैं जकड़न आ गई है। ओके डॉक्टर विट्ठल, मैं सेम आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप इन्हें क्या सलाह देते हैं आयुर्वेदा के नज़रिए से? आयुर्वेदा की नज़रिए से इसको हम संधिवात बोलते हैं, जो डिजनरेशन ओल्ड एज में होता है। तो उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमारा एक पंचकर्म करते हैं हम, उसमें बस्ती चिकित्सा करते हैं और जानु बस्ती करके मेडिकेटेड ऑयल उसके ऊपर रखना, मसाज करना, एनेमा ट्रीटमेंट भी एक होता है, बस्ती चिकित्सा बोलते हैं। ये करने से कंटिन्यूस करना पड़ेगा, ये शॉर्ट टर्म का नहीं है। एटलीस्ट 3 महीने से 6 महीने 1 साल तक अगर लगातार ट्रीटमेंट लेंगे तो इसमें जो जकड़ाहट है और जो डीजनरेशन्स हो रहे हैं थोड़ा सा उसको प्रिवेंट करके फिजियोथेरेपी के साथ में अगर इसको साथ में करें तो अच्छा सा इम्प्रूवमेंट उनको मिल सकता है। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि हम किसी भी पैथी को अगर अपनाते हैं तो उसे कुछ हमें टाइम देना चाहिए, लंबे समय तक। हाँ, लंबे समय तक ऐसे उसे बीमारी करना चाहिए। थोड़े से टाइम पे अगर हम पैथीज को चेंज करते रहेंगे तो शायद किसी का भी असर नहीं हो पाएगा। अच्छा, आजकल हम जैसे देख रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, चाहे कोविड हुआ है या नहीं हुआ, उसके बाद भी तो लोगों में चिड़चिड़ापन होने लग गया है, नींद नहीं आती है उन्हें, और भी बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको रितिका हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा कि पिछले 2 सालों से हमारी ज़िंदगी एक तरह से बदल गई है। हाँ जी, बिल्कुल। हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ रहा है, जो हम शायद पहले कभी भी नहीं रहे थे रिस्ट्रिक्शंस में। हमें घर के बाहर नहीं जाना है, हमें बाहर जाके खाना नहीं खाना है, हमें अपने दोस्तों से नहीं मिलना है। मैं स्कूल जा रही हूँ तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मैं कॉलेज नहीं जा सक रही हूँ, ऑफिस मेरा घर पे आ गया है। राइट। तो लाजमी है कि इन सब चीज़ों के कारण जो हमारा पैटर्न बदला है उसके कारण भी हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं। या तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ या मैं बहुत डिप्रेस हो गई हूँ। हर चीज़ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पसंद आता है कि मतलब मुझे दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, पर मैं नहीं मिल पा रही हूँ। तो मेरा वो बहुत सारा जो टाइम है वो मेरे लैपटॉप पे या मेरे फ़ोन पे है। तो उसके कारण भी मैं जो करना चाह रही हूँ, मैं पार्टी में जाना चाह रही हूँ, वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, मैं स्कूल जाना चाह रही हूँ, वहाँ नहीं जा पा रही हूँ। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस पैंडेमिक के हमारे हर ग्रुप के लोगों में, बच्चों में अलग हैं, बड़ों में अलग हैं, एल्डरलीज में अलग हैं। तो उसमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये 2 चीज़ें उभर कर सामने आई हैं जो ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों में है। अगर मुझे कोविड हुआ है या नहीं हुआ, ये भी अलग चीज़ है। अगर मुझे नहीं हुआ है तो मुझे हमेशा मास्क लगा के रखना है, तो ये भी मेरे लिए एंग्जाइटी है। तो बहुत सारे कारण इन 2 सालों में सामने आए हैं जिसके कारण अराउंड 60 to 70% ऑफ द पीपल हैव अफेक्टेड, सबको इफेक्ट हुआ है, आइदर डिप्रेशन हुआ है या एंग्जाइटी हुई है। पर मैं आपको ये भी यहाँ पर एश्योर करना चाहूँगी कि ये सब पासिंग चीज़ें हैं। जैसे ही हमारा पैंडेमिक ठीक होगा, हम वापस अपने काम पे जाएंगे, हम अपना काम करने लगेंगे और ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, अपने दोस्तों से बात करिए, ठीक है ना? क्योंकि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग है, पर आपको फ़ोन करने से या उनसे बात करने से या आपको एक वेब डिस्कशन करने से या आपको एक व्हाट्सएप कॉल करने से किसी नहीं रोका। मतलब हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं बनानी है। आप अपने घर वालों से बात करिए, आपको घर पे रहने का मौका मिला है, आप घर वालों से बात करिए, उनके साथ अपनी अटैचमेंट करिए, तो ये सब चीज़ें कम होंगी। कुछ लोगों को अकेला रहना बहुत पसंद, उनको लगता है कि मुझसे कोई बात ना करे, मैं अकेली रहूं, अकेला रहूं। तो ये भी क्या एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है? देखिए, हम ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट? तो अकेले रहना, हाँ ठीक है, अकेले रहना कुछ लोगों को पसंद हो सकता है, पर हमेशा ही मैं अकेली रहूं और अकेली रह के चिड़चिड़ी हूँ, ये नहीं। अकेले रहना पसंद है, पर अकेले रहना अगर आपको परेशान नहीं कर रहा या आपकी हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करना, तब तक तो ठीक है। पर अगर अकेले रहने के कारण आपकी हेल्थ में इफेक्ट आ रहा है या सोसाइटी में या आपके घर वालों को परेशानी हो रही है, तब आपको फिर आगे बाहर निकलना चाहिए। और बिल्कुल इससे पहले हम कॉल लेते हैं। हेलो जी, आपका नाम? डीके जैन जी। सर, आपकी उम्र क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? 70 एज है मेरी, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। गाजियाबाद से बोल रहे जी, अपना सवाल पूछिए।
मेरे पैरों में, घुटनों में बहुत दर्द है। ओके सर, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कर देंगे। अच्छा जी। जी कम कर दिया मैंने। हाँ जी, अब आप पूछिए। आप कह रहे थे कि आपके घुटनों में दर्द है। जी जी। हाँ जी, यही परेशानी है और भी कोई परेशानी? ये परेशानी बहुत ज़्यादा है, चलने में दिक्कत है। तो डॉक्टर विट्ठल, आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे प्रीवियसली हमने एक बात किया था अभी इसके बारे में, उस एज में अगर वो जॉइंट पेन होता है तो परेशानी है फिलहाल तो। हाँ जी सर। या इस उम्र में आपको इस परेशानी अगर हो रही है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम से बोला जाता है, संधिवात बोलते हैं उसको, एज रिलेटेड है वो। आप गाजियाबाद में अगर रहते हैं तो आप नज़दीक में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, सरिता विहार दिल्ली में, आप आके एक बार दिखा सकते हैं। थोड़ा सा क्रॉनिक और डीजेनरेटिव कंडीशंस में उसमें लाभदायक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसका आप उपयोग ले सकते हैं। उसमें पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स वगैरह होता है, सलाह ले सकते हैं उधर आके। ओके, आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब हमारे जो जॉइंट्स हैं, स्पेशली द मेजर जॉइंट, जिसमें आप नी जॉइंट की प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो ये डीजनरेट हो जाते हैं। तो इनको आप फिजियोथेरेपी से या पेन किलर से, पर पेन किलर आप लंबे समय तक नहीं ले सकते हैं, इसलिए जैसे डॉक्टर साहब ने आपको आयुर्वेदा का बताया वो आप कर सकते हैं। और अगर आप इसके बाद भी नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं तो अभी हमारे पास जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी थेरेपी अवेलेबल है, जो हमारे ऑर्थोपेडिक्स जो कंसल्टेंट है वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट भी आप करा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। ओके, तो इनके लिए इनको ऑर्थोपेडिक की सलाह लेना ज़रूरी है। डॉक्टर विट्ठल, अभी मैम ने बताया, जैसे कि हमने अभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, तो एक बहुत अहम सवाल आता है बच्चों को लेकर। बड़ों ने तो फिर भी उनकी लाइफ थोड़ी सी अब स्मूथ हो गई है, पर बच्चों का आज भी वो घर पर ही हैं। स्कूल जाना एक उनके लिए बहुत अच्छा वो रहता था, आजकल स्कूल 2 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके भी बिहेवियर में चेंजेस आते होंगे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? और पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करें? ये उसके लिए भी है, ये तो है ही, लेकिन क्या है ना, जैसे हम बात कर रहे थे, वो जो अगर घर में बैठ के समय मिल रहा है तो उसको नेगेटिव ना सोचते हुए पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ अगर चेंज करें, जैसे कि दिनचर्या और ऋतुचर्या हम बोलते हैं, आयुर्वेद में भी बताया कि सुबह से शाम तक हमारे बिजी लाइफस्टाइल में वो सब नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम अगर वो अपॉर्चुनिटी मिला है उसको तो यूज़ कर लें कि योगा करें, प्राणायाम करें, बच्चों को साथ में लेके करें। अगर स्कूल के टाइम पे नहीं हो रहा है तो शाम को उनको एनकरेज करें, थोड़ा सा शाम को कैंपस में भी उसको घुमाएं। यही कर सकते हैं उसको, बच्चों को, कि क्योंकि जो हम सोशल एनिमल जो बोल रहे थे, तो अकेले थोड़ा बड़ों में थोड़ा हो सकता है, लेकिन बच्चों में तो बिल्कुल नहीं होता। अगर अकेले बैठेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम करेगा। तो ये पेरेंट्स का ही रोल होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मोटिवेट करें, खुद भी अच्छा ये लाइफस्टाइल बनाएं और बच्चों को भी साथ में। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि बच्चा हमारा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है या बात नहीं सुनता है घर पे रह रहे के, तो इसको हम क्या इस सब प्रॉब्लम से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल जोड़ सकते हैं हम इन सब बातों से बच्चों को, क्योंकि बच्चा भी अपने आप में एक जो मानसिक तनाव है वो महसूस करता है, शायद बता नहीं पाता, शायद उस तरह से वो नहीं बता पाएगा, पर उसके बिहेवियर से पेरेंट्स हैं या जो भी आसपास लोग हैं वो आराम से देख सकते हैं कि ये बच्चे का जो है व्यवहार बदल गया है। राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में भी हम जो व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हैं या जिसको बिहेवियरल चेंजेस कहते हैं, वो अगर आ रहे हैं तो उनको, और उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होते हैं पेरेंट्स। जो पेरेंट्स ही हैं वो जो अपने बच्चे के बिहेवियर चेंज को समझकर और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल। उसमें हम एक कॉल ले लेते हैं हम। हेलो हेलो। हाँ जी मैम। जी आपका नाम? हाँ मैम, सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आपका नाम? जी मैम। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मेरा नाम मुशर्रफ है। जी आप कहाँ से बोल रही हैं? जी हेलो। जी मेरा नाम मुशर्रफ है। हाँ, आप कहाँ से बोल रही हैं और आपकी उम्र क्या है? जी मैं मेरठ से बोल रही हूँ। कहाँ से? मेरठ से बोल रही हूँ। मेरठ से?
जी जी, आपकी क्या उम्र है? जी मेरी बेटी है 18 साल की। कितने साल की? 18। 18 साल मेरी की। बेटी है 18 साल की। ओके ओके। जी 18 सब, साल है बेटी की। जी अपना सवाल पूछिए। बेटी को दौरा पड़ता है, 18 साल की है। क्या प्रॉब्लम? दौरा पड़ता है। दौरा पड़ता है। ओके, दौरा पड़ता है तो मुझे ये दौरा पड़ता है, करीब 8 साल हो गए दौड़ते हुए। ओके, और कितने कितने समय से ये दिक्कत आ रही है आपको? जी कितने टाइम से ये प्रॉब्लम हो रही है? आप कितने टाइम से दौरा पड़ रहे हैं? जी बंदे 14 से पड़ रहे हैं दौरा, अच्छा, करीब 8 साल होगा। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गई हूँ। आपकी बेटी 18 साल की है और उसको दौरे पड़ते हैं, ठीक है। तो 18 साल की है, दौरे पड़ते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दौरों का इलाज संभव है, और दौरों का इलाज संभव है इसके लिए दवाइयाँ जो हैं वो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो हर सरकारी अस्पताल में और हर जगह अवेलेबल हैं। तो अगर आपकी बेटी को दौरा पड़ता है तो आप कहीं भी ले जाइए, किसी भी अस्पताल में ले जाइए, उसका इलाज कराइए। इलाज में ये ज़रूरी है कि जो भी डॉक्टर आपको सलाह देता है कि ये दवाइयाँ 3 से 4 साल तक चलेंगी, पहले तो डॉक्टर कारण जानने की कोशिश करेगा कि इसको दौरा क्यों पड़ रहा है, और एक बार कारण अगर हमें पता चल जाता है तो जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देगा वो 3 से 4 साल तक चलती है। और अगर वो आपकी बेटी अगर 3 से 4 साल तक रेगुलरली वो दवाइयाँ लेगी और टाइम से लेगी तो उसका दौरा कंट्रोल हो जाएगा, और हो सकता है उसका हम धीरे धीरे आगे जाके दवाइयाँ भी बंद कर दें। तो आपके लिए सलाह यही है कि आप ले जाएं किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास और उसकी दवाई शुरू कराएं और दवाइयाँ रेगुलरली दें। तो जैसे कि डॉक्टर सुमन ने कहा, आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या किसी फिजिशियन को अपनी बेटी की जो भी दिक्कत है उसके लिए सलाह लें। डॉक्टर विठल, इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है अगर हमें अपने नर्वस सिस्टम को ठीक रखना है तो? देखिए, इम्यूनिटी, ये कोविड का जैसे हम बात कर रहे हैं, इसमें तो इसका रोल बहुत, जो ऑलमोस्ट आजकल के बीमारियां जो है इम्यूनिटी रिलेटेड ही हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कोविड जो है अभी हम इतना देख रहे हैं वो इम्यूनिटी की कमी की वजह से ही ऐसे ज़्यादा लोगों को फैलना, थोड़े लोगों को होता है, थोड़े लोगों को नहीं होता है, अगर होता है तो भी सिम्टम नहीं है। ये सब इम्यूनिटी के ऊपर ही डिपेंड रहता है। हम उसको आयुर्वेद में वैदिक क्षमत्व बोलते हैं। तो जो रोग निरोधक शक्ति होती है हमारे शरीर में, जब भी वायरस अंदर आता है तो हमारा बॉडी उसको फाइट करके उसको नलिफाई करता है, तो तब ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होती। वायरस अंदर रहते हुए भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हमारा कमज़ोर पड़ जाती है तो उसमें इन्फ्लेमेशंस आते हैं, सभी अलग अलग सिस्टम्स पे आके अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती है। उसमें एक नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो आज हम बात कर रहे हैं वो भी होते हैं। तो इसको टोटली प्रिवेंशन के लिए अगर बोलते हैं तो इम्यूनिटी बेसिकली बढ़ाना चाहिए होगा, उसको मेंटेन करना होगा। कैसे बढ़ाएं इम्यूनिटी? उसके लिए बहुत सारे नेचुरल जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, डाइट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, योगा जो है, प्राणायाम, दिनचर्या, ऋतुचर्या जो मैं बोल रहा था जी। उसमें आयुर्वेद में सही से बताया है कि सुबह से शाम तक आपको क्या खाना है, नहीं खाना है, कब योगा करना है, कितनी देर तक करना है, सब बहुत एक्सप्लेनेशंस उसमें दिए हुए हैं। ये तो बेसिकली करना ही करना है। अगर ऐसे टाइम में जो कोविड वगैरह आउटब्रेक्स आए हैं तो उसमें थोड़े हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के इसमें से एक किट भी बनाया हुआ है, आयु रक्षा किट, स्वास्थ्य किट, बाल रक्षा किट, हाँ जी। ऐसे बहुत सारे किट्स अवेलेबल है। तो उससे ये रिसर्च भी हमने किया है, बहुत सारे लोगों में 80,000 दिल्ली पुलिस को भी दिया है। सर मैं आपको यही रोकना चाहूँगी, एक कॉलर है। हेलो हेलो जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। आपकी क्या उम्र है सर? मेरी उम्र 40। हेलो, आपकी क्या उम्र है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। आपकी क्या उम्र है सर और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरी मम्मी जी के लिए सवाल था। हेलो सर, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम प्लीज थोड़ी सी कम कर दीजिए, बिकॉज मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। हेलो मैम, मैं मम्मी जी के लिए सवाल करना था। सर मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। जी। अब आप अपना सवाल पूछिए।
हाँ जी। मैम, मेरे मम्मी जी की उम्र 64 ईयर्स है। ओके 64 इयर्स है। ओके हाँ, उनको बीपी शुगर दोनों भी ये है मैडम उनको। अच्छा और हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ आपको। बीपी और शुगर की उम्र मैडम थोड़ा छाले छाले हो रहे हैं। छाले पहले रेड हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद ब्लैक पड़ जाते हैं और खुजली बहुत रहती है मैडम। अच्छा और उसके लिए हमने ट्रीटमेंट भी लिया है, तो डॉक्टर एमडी के पास दिखाया था हमने। ओके तो कोई अच्छा तो कोई फर्क नहीं पड़ा है? हाँ, कोई फर्क कर बोले तो थोड़ा कम हो मैम, फिर स्टार्ट हो गई मैडम। ओके स्टार्ट हो गई फिर हो गई। तो ये जानना चाहते हैं कि उनको मतलब पूरी बॉडी पे ये जो छाले आप बता रहे हैं कि उनको पूरे बॉडी में एक तरह की रिएक्शन हो गई है या छाले हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी। एक तो डायबिटीज़ से भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और स्किन में भी चेंजेस आते हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। डर्मेटोलॉजी का मतलब है स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, तो वो आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। स्किन डॉक्टर। तो नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर सुमन ने आपको कहा कि आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। हाँ, और स्किन स्पेशलिस्ट को जल्द से जल्द दिखाएं और इसका इलाज शुरू करें। तो तर्ज ज़िंदगी लाइफस्टाइल की अभी हम बात कर रहे थे, तो उसमें सप्लीमेंट्स कितने ज़रूरी हैं? क्या मतलब ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा रितिका। सप्लीमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सप्लीमेंट इज़ बेसिकली आप एक्स्ट्रा लाइक कुछ विटामिन्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं या कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि अगर आपका खान पान ठीक है, अगर आप एक न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हमारे फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, अगर आप ये एडिक्वेटली ले रहे हैं और आपको किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी किसी भी टेस्ट में नहीं आई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत है एक्सेप्ट टेकिंग द न्यूट्रिशियस फूड। पर हाँ, अगर आपके टेस्ट में विटामिन डी, कैल्शियम या विटामिन बी की कमी आई है, जो कि डॉक्टर्स आजकल टेस्ट करके पता कर लेते हैं, तब आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। वो भी एक टाइम फ्रेम तक, लाइक 6 महीने 8 महीने। 6 महीने 8 महीने आप वो सप्लीमेंट्स लीजिए, फिर से अपना टेस्ट कराइए। अगर वो टेस्ट आपके नॉर्मल हैं तो आप सप्लीमेंट्स बंद कर सकते हैं। पर आजकल ये देखा गया है कि लोग अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाह रही हूँ कि सप्लीमेंट्स इज नॉट एन आंसर। आप अपना न्यूट्रिशियस फूड लीजिए और सप्लीमेंट्स को अवॉइड करिए। तो बिल्कुल नाजरीन, कोई भी सप्लीमेंट्स या कोई भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और समय की थोड़ी कमी है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे आवाम है जो इन सब चीज़ों से जूझ रही है, प्रॉब्लम से, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी कि वी हैव लिव्ड दिस पैंडेमिक फॉर 2 years और हर चीज़ लंबे समय तक नहीं रहती है। हमारा पैंडेमिक भी ख़त्म हो जाएगा। इस पैंडेमिक ने हमें बहुत धैर्य सिखाया है। धैर्य से रहिए। और इस पैंडेमिक में अभी भी ये पैंडेमिक कंटिन्यू है, तो आप अपना मास्क ठीक से पहनिए। अगर आप अपना मास्क ठीक से पहनेंगे तो आपको ये नहीं होगा। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप मेंटेन करिए और अपना साइकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करिए। बिल्कुल। डॉक्टर विट्ठल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस कंडीशन में पर्टिकुलरली जैसे भी एक्यूट प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं, उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में एलोपैथी का मेडिसिन करेक्ट से ले लें। उसके बाद साथ में कंसल्ट करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इसको ज़रूर साथ में रखें, जो अल्टीमेटली अच्छा सा एक रिजल्ट दे सभी को। उसके साथ में जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो तो करना अभी भी ज़रूरी है, जब तक ये पूरा काम नहीं होता। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी मुहिम जानकारी हमें दी। तो नाजरीन, जैसा कि हमारे माहिरीन ने बताया कि प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन हम इससे जल्द से जल्द पार पा सकते हैं अगर हम थोड़ी सी पेशेंस, थोड़े से पॉजिटिव थॉट्स, एक हेल्दी एनवायरनमेंट और हमारे पास हमारी फैमिली का सपोर्ट हो तो। और साथ ही साथ अगर आपको आज हमारा ये पेशकश कैसी लगी, आप हमें ज़रूर ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellodoctor@ddurdu@gmail.com और अब आप हमारे ईमेल पर अपने सवाल भी भेज सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है DD उर्दू।
चलते चलते कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मास्क लगा के रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन जरूर लगवाइएगा। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।